हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 63 नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए है बेटा। विज्ञान सब्जेक्ट की है, 4 तारीख की और ओके, जिसमें हम करेंगे परमाणु की संरचना। चैप्टर जो हमारा चला हुआ है उसमें परमाणु संख्या क्या होती है और द्रव्यमान संख्या क्या होती है वो जानेंगे, ठीक है। और कैसे पता लगता है इनका। तो देखो बेटा, यहाँ पर ज्ञान पूछ रहा है कि दीदी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो क्या बताती है वो ज्ञान? हम जानते हैं कि परमाणु अपरमाणु कणों से बना होता है। तो बेटा ये तो हमें भी पता, हमने अभी तक पढ़ा है कि जो परमाणु होते हैं वो किससे बने होते हैं? 3 तरीके के अपरमाणु कणों से बने होते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टाइन ने बेटा, या गोल्डस्टीन ने, और इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन की खोज की थी जे चैडविक ने, ठीक है। तो ये हम जान चुके थे। अब बेटा परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं, ये हम जान चुके थे। और इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष के नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। यानी कि बेटा ये मान लो नाभिक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ऐसे, ठीक है, कक्षों के अंदर। तो यहाँ तक हमने जाना। तो बेटा नाभिक के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। जितने उसके नाभिक में प्रोटॉन होंगे उतनी ही उसकी क्या हो जाएगी? परमाणु संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब इसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है? जेड के द्वारा, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है उसके नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो इसकी परमाणु संख्या कितनी हो गई? 1, ओके। और इसको जेड से दर्शाएंगे, जेड, ठीक है। ये कितनी हो गई? 1 हो गई किसकी? हाइड्रोजन की। अब बेटा किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर है। अब उसमें जितने प्रोटॉन है बेटा उतने ही उसमें क्या पाएंगे? इलेक्ट्रॉन। अब इसमें एक प्रोटॉन था नाभिक में तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन पाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है बेटा, इसलिए किसी भी परमाणु पर कुल आवेश शून्य होता था, क्योंकि देखो प्रोटॉन पर हमने पढ़ा क्या होता है? प्लस का, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? माइनस का। तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। तो इसीलिए क्या होता है? कुल आवेश इस पर 0 होता है परमाणु पर। लेकिन जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है तो वह असंतुलित हो जाता है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा किसी को, ठीक है, या फिर ये किसी से ले लेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन कम हो जाएंगे। यानी कि चार्ज इसका तो मान लो क्या हो जाएगा? लेगा तो बेटा 2 माइनस हो जाएगा, और दे देगा तो 0 प्लस हो जाएगा। यानी कि मतलब बेटा देखो, इलेक्ट्रॉन अगर ये लेता है तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये दे देगा तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन 1 माइनस, ओके। तो ये क्या हो गया? इस पर एक चार्ज बढ़ गया, और ये इस पर था, बढ़ा नहीं, उसमें तो पहले के जितना ही है जितना था इसमें, ओके। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाता है बेटा? इनबैलेंस हो जाता है। मान लो आपके एक हाथ में 1 किलो वजन था और दूसरे में भी 1 किलो, अब एक में क्या कर दिया? 2 किलो धर दिया, तो क्या हो जाएगा? एक में ज़्यादा हो जाएगा तो ये असंतुलित हो जाएगा, हाथ, एक हाथ नीचे झुक जाएगा। तो इस प्रकार क्या कर देता है? ये आयन का निर्माण करता है इस तरीके से, ठीक है। वो चार्ज आ जाता है जिससे हम दिखाते हैं, ठीक है। अब ये पता चला। अब हम जानते हैं द्रव्यमान संख्या क्या होती है। परमाणु संख्या हमने जान ली। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक इकाई को किससे दर्शाते? 1 U, ठीक है। और आवेश 1 + 1 लिया जाता है। प्रोटॉन को बेटा देखो, जो प्रोटॉन होते हैं उसे P से दर्शाते हैं। इस पर आवेश +1 लिया जाता है, ठीक है। एक प्रोटॉन के ऊपर, एक इकाई प्रोटॉन के ऊपर। एक इकाई प्रोटॉन का मतलब क्या है? 1 U, ठीक है। ये होता है एक इकाई। इसके ऊपर आवेश कितना है? +1 का आवेश होता है। एक न्यूट्रॉन, अब अगर एक न्यूट्रॉन होगा बेटा तो एक न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश 0 होता है, ठीक है। और उसका द्रव्यमान भी कितना होता है? एक इकाई का इतना होता है, ठीक है। इसका एक इकाई 1 U का द्रव्यमान 1 माना जाता है, जैसे प्रोटॉन के 1 इकाई का द्रव्यमान 1 माना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन को E से दर्शाते हैं और इस पर आवेश -1 लिया जाता है, ठीक है। या इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिख दो। और इसका जो द्रव्यमान होता है नगण्य, मतलब कि ना के बराबर माना जाता है। ऐसे समझ लो, तुम एक हाथ में क्या ले रहे हो बेटा? 100 किलो का वजन ले रहे हो, और एक हाथ में तुम कागज को पकड़ रहे हो। तो कागज का वजन तो 100 किलो के आगे कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही समझ लो। तो आपसे कोई बोले कि आप कुल कितना वजन ले रहे हो, तो आप 100 किलो वजन कहोगे, ठीक है। उस कागज का वजन थोड़ी जोड़ोगे उसमें। ऐसे ही परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं बेटा वो नाभिक में होते हैं, और न्यूट्रॉन भी, इन दोनों का ही वजन होता है। और जो इलेक्ट्रॉन ये इसके कक्ष के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इनका कोई द्रव्यमान ही नहीं होता। तो इसलिए कुल परमाणु का द्रव्यमान हम कहाँ से मापेंगे? जो उसके नाभिक के अंदर होगा, ठीक है। जितना नाभिक का द्रव्यमान होगा उतना ही परमाणु का माना जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का तो द्रव्यमान होता ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है
कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। अब परमाणु के नाभिक में ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते तो इन दोनों को मिलाकर क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियॉन। ठीक है। और परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल संख्या का योग ही द्रव्यमान संख्या कहलाती है। किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होगी, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की द्रव्यमान के योग के बराबर होगी। कि प्रोटॉन का कितना द्रव्यमान है और न्यूट्रॉन का कितना, उन दोनों का योग कर दो, वो हमारा क्या होगा, द्रव्यमान संख्या होगी। ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान हम इसमें नहीं जोड़ते। ठीक है। अब बात करते हैं बेटा समभारिक क्या होते हैं। तो देखो समभारिक क्या होते हैं बेटा, वे तत्व, 1 मिनट, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या मतलब उसमें प्रोटॉनों की कितनी संख्या है किसी भी तत्व में, ये तत्व है, कोई तत्व है मान लो, ठीक है, उस तत्व का ये परमाणु है, ये पूरा, ठीक है, उस परमाणु का ये नाभिक है, इस नाभिक में प्रोटॉन है, इस नाभिक में जितने भी प्रोटॉन होंगे उनकी जो संख्या होगी, ठीक है, तो वे क्या होगी, उसकी जो संख्या है, ये देखो, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है वह समभारिक कहलाते हैं। तो मान लो कोई दो तत्व हैं, अब इन दो तत्वों के ये नाभिक में प्रोटॉन है, अगर इन दोनों के प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है, मान लो इसमें 4 हैं और इसमें 5 हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, द्रव्यमान संख्या बराबर है। द्रव्यमान संख्या मान लो इसकी क्या है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी क्या है, 4 है, तो इन दोनों की द्रव्यमान संख्या तो क्या हो गई, कैसे समझोगे बेटा, यहाँ पर क्या थे, 5 थे और ये न्यूट्रॉन है, ऐसे समझ लो कि तुम्हारे पास टॉफ़ी हैं, ठीक है, एक के पास संतरे की टॉफ़ी 4 हैं, दूसरे के पास 5 संतरे की टॉफ़ी हैं, लेकिन तुम्हारे पास जो क्या नाम है आम की टॉफ़ी है वो कितनी है, 5 हैं, और उसके पास आम की टॉफ़ी कितनी है, 4 हैं, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पर इसके जो प्रोटॉन है उसकी संख्या क्या हो गई, प्रोटॉन की संख्या हो गई इसमें 4 और इसमें प्रोटॉन की संख्या हो गई 5, तो प्रोटॉन की संख्या तो क्या हो गई, भिन्न हो गई, ठीक है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या हो जाएगी, समान। द्रव्यमान संख्या कैसे, इन दोनों का योग, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन, तो कितना हो गया 9, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों का योग करो तो भी 9 हो गया, ठीक है। तो यही बोला है कि वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या यानी कि 4 और 5 भिन्न है लेकिन द्रव्यमान संख्या यानी कि इन दोनों का योग और इन दोनों का योग क्या है, बराबर है, तो वह समभारिक कहलाते हैं। ओके। जैसे कैल्शियम और अर्गन दोनों का द्रव्यमान ये होता है जबकि इसके परमाणु क्रमांक क्रम से ये है, ठीक है, यानी कि इसमें प्रोटॉन 20 हैं और इसमें 18 हैं, लेकिन इनका द्रव्यमान कितना है ये, अब ये द्रव्यमान इतना क्यों हुआ, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है। ऐसे समझ लो बेटा कि कोई भी चलो इसको दूसरा तब समझना बेटा, पहले आप समस्थानिक समझो, आपको और अच्छे से आएगा। समस्थानिक क्या होता है बेटा, वो समभारिक था जिसमें भार क्या था, समान था, समभारिक यानी कि द्रव्यमान को भार भी कहते हैं, तो भार समान था। अब समस्थानिक मतलब बेटा कि स्थान एक समान है, स्थान किससे दर्शाते हैं हम, परमाणु की संख्या, क्या नाम है, एक परमाणु जिनकी परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, वे समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ से समझो क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, तो दोनों समान तत्व, एक ही तत्व है, एक ही तत्व की परमाणु संख्या तो सेम ही होगी, ठीक है, एक तत्व है तो उसकी परमाणु संख्या तो क्या होगी, सेम ही होगी। अब बेटा जैसे ये समझ लो कि एक घर है, एक स्थान पर है और वहाँ पर कई लोग रहते हैं अलग अलग उसके, तो क्या होगी, उस स्थान का नाम तो दोनों के लिए सेम होगा, लेकिन उनका क्या होगा, परिवार अलग अलग हो गया, ठीक है, तो इनको क्या बोला जाएगा, समस्थानिक, यानी कि स्थान एक है, यहाँ पे परमाणु संख्या को स्थान से दर्शाया जा रहा है कि परमाणु संख्या सेम है और द्रव्यमान संख्या भिन्न है, ठीक है। ऐसा बेटा किस किस में होता है, कौन कौन से तत्वों में होता है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम में क्या होता है बेटा, देखो एक ही होता है इसकी परमाणु संख्या, लेकिन जो ये है ये द्रव्यमान संख्या क्या होती है इसकी 1 और इस वाले की 2 और इस वाले की 3, यानी कि ये समझ लो 3 बहन भाई हैं, एक का वजन 1 किलो है, दूसरे का वजन 2 किलो है, तीसरे का 3 किलो है, ठीक है, लेकिन इनके माँ बाप तो एक ही है ना तीनों के, तो ऐसे समझ आ गया। नेक्स्ट देखो बेटा, अब किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसके समस्थानिकों की उपलब्धता प्रतिशत के औसत के आधार पर लिया जाता है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसके समस्थानिकों की उपलब्धता, ठीक है, मतलब मान लो तुमने क्या लिया, एक बीकर लिया, एक बीकर में तुमने क्या किया, उस बीकर में बेटा तुमने डाल दी
क्या नाम है, चीनी। ठीक है, तुमने 4 कप चीनी डाल दी और तुमने उसमें साथ में क्या डाल दिया बेटा, 4 कप तुमने उसमें डाल दी मैदा। ठीक है, 4 कप चीनी और 4 कप मैदा। तो अब ये देखो, जो चीनी का भार है और जो मैदा का भार है वो अलग अलग है ना द्रव्यमान। तो तुमसे कोई ये कहे कि इसका कुल द्रव्यमान कितना होगा, तो तुम कैसे निकालोगे। तुमने 4 कप चीनी डाली थी और इसमें 6 कप क्या डाला था, मान लो यहाँ 6 कप क्या है, मैदा है। तो 4 कप चीनी का पहले द्रव्यमान निकालोगे कि 4 कप चीनी का द्रव्यमान कितना है और 6 कप मैदा का द्रव्यमान कितना है वो निकालोगे, इन दोनों का योग करोगे। तो यही दिखाया गया बेटा। देखो यहाँ पर बोला है क्लोरीन के नमूने में यदि इतने, इस क्लोरीन का और इस क्लोरीन का जो द्रव्यमान है वो इतना इतना है, 75% ये वाली क्लोरीन ली गई है और 25% ये वाली क्लोरीन ली गई है। तो क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, जो इनके मिक्सचर से बनी, तो उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो आप ये देखो कैसे निकालोगे, पहले ये भार निकालोगे। 75% का मतलब कि कितना है ये वजन, इसको हम संख्या में निकाल लेंगे। ये प्रतिशत में, इसको संख्या में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, और इसका द्रव्यमान कितना है वैसे 35, तो 35 का इतना द्रव्यमान लिया है, 75% लिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इसका द्रव्यमान निकल आया इस वाली का। ऐसे ही दूसरी का निकालेंगे और इन दोनों का योग जो आएगा वो हमारा उस नए क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान होगा। ठीक है, नई क्लोरीन का। ओके, जो कि क्या है, ये है। ठीक है, अब समस्थानिकों के अनुप्रयोग। ठीक है, समस्थानिकों के अनुप्रयोग क्या, कुछ तत्वों के समस्थानिकों में रेडियोधर्मी गुण होते हैं जिनका कई तरह से प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आयोडीन है बेटा। ठीक है, आयोडीन का क्या है, अब बेटा देखो, एक माँ बाप हैं, उनके 3 बच्चे हैं। ठीक है, उनमें से एक बच्चा नालायक हो जाता है मान लो। ठीक है, और एक अच्छा पढ़ा लिखा हो जाता है। तो क्या है, वो आयोडीन पढ़ा लिखा है, तो आयोडीन का क्या किया जा रहा है, घेंगे के इलाज में प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे ही कोबाल्ट एक अन्य परिवार है, उसमें भी 2-3 भाई बहन है, उसमें से जो कोबाल्ट वाला है, कोबाल्ट क्या करता है, कोबाल्ट का जो समस्थानिक है वो कैंसर के लिए इलाज में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक कोबाल्ट के एक समस्थानिक का, ये मान लो माँ बाप के नाम है ये आयोडीन, या फिर परिवार का नाम बोल लो, ये परिवार है, ये एक परिवार है और ये एक परिवार है। इसके एक समस्थानिक का यानी कि इसके एक बच्चे का प्रयोग क्या किया जाता है, घेंगे के इलाज में किया जाता है, बीमारी के। और इस वाले परिवार के एक बच्चे का प्रयोग किस में, कैंसर के इलाज में। और इस वाले परिवार के एक बच्चे का प्रयोग क्या किया जाता है, नाभिक या ऊर्जा के यंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब बेटा इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो देखो, न्यूक्लियन किसे कहते हैं, तो हमने यहीं से पढ़ा था बेटा न्यूक्लियन कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है, भी हटा देना, इसलिए इन्हें न्यूक्लियन कहते हैं। ये फर्स्ट का आंसर है। अब बेटा सेकंड क्या है, किन्हीं 3 समस्थानिकों के उपयोग लिखो। तो देखो, एक तो आयोडीन, एक आपका क्या था कोबाल्ट और एक क्या था यूरेनियम। इनके समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है। इनका काम लिख देना, घेंगे के इलाज में, ये कैंसर के इलाज में, और ये नाभिक ऊर्जा यंत्रों में ईंधन के रूप में। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं अपनी थर्ड की, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को परिभाषित कीजिए। तो देखो, यहाँ से आप परमाणु संख्या लिखोगे, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या क्या कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है। एक तो ये हो गया। अब द्रव्यमान संख्या पूछिए तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है, दूसरा ये आपके थर्ड के आंसर हैं दोनों। अब किसी तत्व में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन है, तो इसके द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है 6, न्यूट्रॉन की 6, तो 6 + 6 कितनी होगी 12। तो इसका द्रव्यमान कितना हो गया 12। ठीक है, द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या क्या होती है बेटा, कि उस परमाणु में क्या होते हैं, प्रोटॉन कितने उपस्थित हैं, तो कितने हैं 6। तो परमाणु संख्या लिखोगे आप, परमाणु संख्या बराबर है प्रोटॉन की कुल संख्या, प्रोटॉन की कुल संख्या जो कि क्या है 6। और यहाँ पर क्या लिखोगे आप, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या बराबर में किसके हो जाएगी, कि प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, जो कि आपने क्या कर दी 6, यहाँ लिखोगे फिर 6 + में 6 12 आ गई। ठीक है, ये परमाणु संख्या, पूरा नाम लिख लेना। अब बेटा बात करते हैं 1 से 18 परमाणु संख्या तक तत्वों के नाम, प्रतीक और संयोजकता लिखिए। तो देखो बेटा, ये आपकी बुक में दे रखा होगा, तो आप यहाँ से क्या क्या लिखोगे, ना तो आपको ये लिखना है, ठीक है, आपको ये कॉलम लिखना है, ये कॉलम लिखना है, ये
ना ये लिखना है, ना ये, ठीक है, ना ये लिखना, आपको फिर ये वाला कॉलम लिखना है। तो ये 1 2 3 और 4 ये कॉलम आपको लिख लेने हैं, ठीक है। और ये वाले नहीं लिखने, बस ये याद रखना है, 4 कॉलम लिखने, एक पीछे का और 3 आगे के। और कहाँ तक लिखने बेटा? 18 तक। तो ये आपके 18 तक, यहाँ तक आप पूरा लिख लोगे, आपकी बुक में मिल जाएगा ये। ओके, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।